हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्री निधि एकेडमी आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में केमिस्ट्री फर्स्ट के पहले पार्ट ठोस अवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है फलक केंद्रित एकक कोशिका की संकुलन क्षमता। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि हम फलक केंद्रित एक कोशिका की संकुलन क्षमता है कैसे निकालेंगे और संकुलन क्षमता कितनी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम फलक केंद्रित एकक कोशिका बना लेते हैं और इसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि फलक केंद्रित एकक कोशिका में जो हमारे अवयवी कण होते हैं वो कोशिका के कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं हमारे अवयवी कण। ठीक है, 6 फलक हैं और प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। ठीक है, हमारी 6 फलक हैं और 6 की जो 6 फलक हैं उनके केंद्रों पर भी अवयवी कण पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो अवयवी कणों की संख्या है वो किस प्रकार हमने निकाली थी। हमने बताया था कि जो z बराबर होता है 8 तो कोनों के, जो कोनों पर अवयवी कण होते हैं उनका 1/8 कोशिका के अंदर होता है, इसलिए उनका हम 1/8 भाग लेते हैं। और ऐसे कितने कण हैं? 8 कण हैं जो कोनों पर उपस्थित हैं। इसके अलावा 6 फलक हैं और फलक पर जो हमारे अवयवी कण होते हैं उनका आधा भाग एक कोशिका के अंदर होता है और आधा बाहर होता है, इसलिए जो आधा अंदर है उसी को हम यहाँ जोड़ेंगे। तो हमारी z की संख्या हो जाएगी 8 से 8 गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो 1 + 3 = 4। तो जो हमारे अवयवी कण हैं वो हैं हमारे 4। अब हमको जितनी भी हमारी फलक हैं सभी फलकों का अलग अलग संकुलन क्षमता निकालने की जरूरत नहीं है। एक फलक से ही हम पूरी एक कोशिका की संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। हम इस फलक को लेंगे, देखेंगे A B C D, इस फलक को लेते हैं और इस फलक की सहायता से हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। किस प्रकार समझेंगे? ABCD हमने ले ली, इस प्रकार। ठीक है, A B C D। ठीक है, इसके केंद्र में, ठीक है, इस फलक के केंद्र में एक अवयवी कण है और प्रत्येक साइड A है। ठीक है, अब हमने क्योंकि यहाँ ये इसकी फलक पर है तो इसको साथ में लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमने B को C से मिला दिया जो कि हमारे जो फलक के बीच में अवयवी कण है उससे होता हुआ आता है। ठीक, अब हमको करना क्या है कि ये भी A है, ये भी A है, लेकिन ये कितना है ये हमको नहीं पता है। लेकिन एक बात पता है कि ये 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं और ये भुजा हमारी लंब हो गई, ये हमारी आधार हो गई और ये कर्ण हो गई। और हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंदर अगर एक भुजा अज्ञात है, उसका नहीं पता है,
तो हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज BDC में, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं त्रिभुज BDC में, ठीक, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमको ज्ञात करना है, कर्ण हमारा BC है, BC का स्क्वायर बराबर A और L, A और L हमारे A हैं, तो ये भी A का स्क्वायर हो गया, ये भी A का स्क्वायर हो गया, ठीक। तो BC स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर हो गया, ठीक। अब हमको BC की अगर वैल्यू निकालनी है तो दो चले जाएगा रूट के अंदर और A रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि A का स्क्वायर है, तो हमारा हो जाएगा ये A√2, ठीक है। A तो रूट से बाहर आ जाएगा और 2 रूट के अंदर आ जाएगा, क्योंकि जब स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी तरफ रूट आ जाता है। अब हमारा BC की वैल्यू कितनी हो गई, A√2, ये हमारा A√2 हो गया। जब हमने SCC की संकुलन क्षमता निकाली थी तो हमारा A और R का संबंध A बराबर 2R आया था। तो जैसे पहले हमने A और R का संबंध निकाला था तो यहां भी हमको A और R का संबंध निकालना है। अब ये हमारा कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर है, इन पर अवयवी कण उपस्थित हैं और एक अवयवी कण हमारे केंद्र पर उपस्थित है, ठीक है। तो B और C पर कितने अवयवी कण उपस्थित हैं और उनकी त्रिज्याएं कितनी हैं, ये देखने के लिए हम BC को CB को अलग ले लेते हैं, देखेंगे। यहां मैंने रख लिया CB को, ठीक है। एक एक अवयवी कण कोनों पर है, ये बन गया, ठीक है। देखिए ये तो एक साइड है, ठीक है। यहां पर आपने देखा था अगर ये साइड होगी तो यहां केवल दो ही अवयवी कण आ सकते हैं, लेकिन ये भुजा बड़ी है क्योंकि ये कर्ण है। लंब और आधार पर केवल 2 ही अवयवी कण मिलेंगे, लेकिन यहां पर एक फलक पर उपस्थित है, तो फलक वाला हमारा इस प्रकार हुआ एक, ठीक, और एक हमारा इस प्रकार होगा, ठीक है। अब जो हमारा कोनों पर उपस्थित हैं, एक कोष्टिका के अंदर R त्रिज्या उसकी मानी जाएगी, लेकिन जो पूरा पूरा फलक पर उपस्थित है उसका पूरा व्यास एक कोष्टिका के जो एक कॉर्नर है, ठीक है, ये जो कर्ण है इस पर पूरा का पूरा जो हमारा फलक पर उपस्थित अवयवी कण है ये पूरा का पूरा आएगा, तो इसका व्यास जोड़ा जाएगा क्योंकि 2 त्रिज्याएं हैं, एक R और एक R, 2R व्यास होता है और जो कोने पर उपस्थित है उसका R एक एक कोष्टिका के अंदर माना जाएगा। तो कुल मिलाकर ये हमारा 4R हो जाता है, ठीक है। तो त्रिज्याओं का योग कितना हो गया, कितनी त्रिज्याएं हैं, 4 त्रिज्याएं हैं, तो कुल मिलाकर ये दूरी हमारी कितनी होगी, 4R, कितनी हो गई, 4R। और दूसरी तरफ इसकी वैल्यू क्या है, A√2, दूसरी तरफ इसकी वैल्यू कितनी है, A√2। अब उपरोक्त से हमें पता पड़ गई कि 4R किसके बराबर है, A√2 के बराबर, क्योंकि ये CB है, ये CB है और लंबाई के हिसाब से इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, A√2, जो हमने कर्ण के हिसाब से A और A के हिसाब से हमने निकाला है A√2, और दूसरी तरफ त्रिज्याओं के हिसाब से, अवयवी कणों की त्रिज्याओं के हिसाब से इसकी जो CB की दूरी है वो आपकी 4R है ना। तो उपरोक्त से हमको क्या पता चला है कि A√2 किसके बराबर है, 4R के, ठीक है, क्योंकि ये A√2 हो गया और ये 4R हो गया, मतलब यही A√2 है और यही 4R है। तो A इक्वल टू क्या हो गया, 4R/√2।
रूट को हम नीचे नहीं छोड़ते हैं, इसलिए √2 की ऊपर नीचे गुना कर देंगे। √2 दोनों एक से हो गए तो 2 बन जाएगा, ध्यान रखना है। 4√2r/2 और 2 दूनी 4 या 2 2 जा 4, तो a हो जाएगा हमारा 2√2r। ठीक है, ओके। तो a हो गया हमारा 2√2r। क्लियर। अब हमको a और r के बीच में संबंध पता चल गया। अब हम संकुलन क्षमता आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम संकुलन क्षमता इसकी निकालते हैं। संकुलन क्षमता का सूत्र है संकुलन क्षमता बराबर z गुना 4/3 πr³ अपॉन a³ और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, वैल्यू रख देंगे। तो z की वैल्यू अभी बताई थी 4/3 पाई का जो मान है 3.14 और r की वैल्यू कितनी है रखनी नहीं है क्योंकि नीचे a की वैल्यू हमें r में बदलनी है। और a की वैल्यू कितनी है 2√2r या 2√2r की पावर 3 और गुना 100। ठीक है, 2√2r की 3 तो 2√2 गुना 2√2 गुना 2√2, तो 2√2 की 3 बार गुना करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, √2 गुना करेंगे 3√2 की, √2 कितना हो गया 2 और 1 √2 अकेला रह गया, तो 8 दूनी 16 √2। ठीक है, 2√2 की क्यूब का जो वैल्यू है वो कितनी है 16 √2 और r की क्यूब हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी 4 गुना 4/3 गुना 3.14 गुना r की 3, तो 2√2 की क्यूब कितनी हो जाएगी 16 √2 और r की 3 का r की 3 गुना है 100 की। r की 3 से r की 3 गया। और एक काम करो, इस 3 को नीचे ले आओ और इस 100 को इनमें गुना कर देते हैं, तो आराम से देखेंगे 4 गुना 4, ये तो ऊपर है 3 नीचे आ जाएगा, गुना 3.14 और गुना 100 बट्टे 3 नीचे आ जाएगा, 3 गुना 16 √2। ठीक है, √2 की वैल्यू रखना चाहें तो 1.414 होती है। ठीक, अब 4 चौक 16 गायब, और ये जो हमारा दशमलव के बाद 2 अंक हैं ये 100 से गायब हो जाएगा, 2 0 और दशमलव भी गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर बचेगा 314 बट्टे 3 गुना 1.414। ठीक है, अब 3 की गुना करेंगे 1.414 में गुना करो, आप गुना कर लोगे आपने तो आ जाएगा ऊपर 314 है और नीचे आएगा 4.242। ठीक है, चाहे तो आप दशमलव के बाद 3 अंक हैं, दशमलव हटा के 3 0 बढ़ा सकते हैं, 314 के बाद 3 0 और बट्टे में 42। अब 42 से आप भाग दीजिए, कितनी भाग आ जाएगी, मैं भी करता हूं। मैंने तो भाग कर दी, ये भाग मैंने अभी करी है। ठीक है, वीडियो को रोककर, और यहाँ वैल्यू आई है 74.02। ठीक है, 74.02%। ठीक है, जो हमारी FCC है उसकी संकुलन क्षमता कितनी आती है 74.02%। जो हमारी एक कोष्ठिका है FCC की वो भरी हुई है, तो खाली कितनी हो गई 100 में से घटा देंगे इसको,
अगर आपको रिक्त स्थान ज्ञात करना है तो 74.02 घटाएंगे। 0 में से 2 नहीं जा सकता, दाएं ली, 10 में से 2 गया 8, 9 का 9, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, और 9 में से 7 गया 2। तो हमारी खाली है 25.98% खाली है एक कोष्ठिका और 74.02 भरी हुई है। तो आज केवल इतना ही बताया जाएगा, आपको ध्यान से समझना है। अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो वीडियो को एक बार शुरू से फिर देखें। बहुत आराम से धीरे धीरे बताया है, कोई बात छिपाई नहीं गई है, डायरेक्ट नहीं की है। गुना भी आपको जो रूट खोले हैं, ठीक है, 2 रूट 2 की क्यूब भी खोली है, वो भी डिटेल में बताई है, और गुना भाग करके बताए हैं, ठीक है, बहुत बारीकी से बताया गया है। क्योंकि वीडियो एक बार बनता है, नेक्स्ट टाइम कब बने ना बने। तो आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।